Okay, now what is parallel line? Let me explain this about parallel lines to you. So basically parallel lines की अगर हम लोग definition देंगे तो if the perpendicular distance between the two line is always constant, अगर दो लाइन के बीच में perpendicular distance constant होगी, then that lines are called as parallel lines. So like this we can give the definition for the parallel lines. तो look at this example here, these are the two parallel lines. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसमें डिस्टेंस इनके 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस है अगर इन दोनों लाइन के बीच में, एंड दैट डिस्टेंस इज फिक्स्ड, अगर वो डिस्टेंस फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, सो उन लाइंस को बोलेंगे पैरेलल लाइन। ठीक है, द लाइंस विच कैन, और हम लोग एक इसकी दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं द लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। सो जो लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उन लाइंस को भी हम लोग पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, राइट। सो एक चीज और पूछी थी इस क्वेश्चन में यहाँ पे इन्होंने, आर देयर अदर टर्म्स नीड टू बी डिफाइन फर्स्ट, क्या अदर टर्म्स भी इसकी डेफिनेशन देने से पहले डिफाइन करने की जरूरत पड़ेगी क्या? यस, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। टू डिफाइन पैरेलल लाइंस वी मस्ट नो अबाउट, हमें किस किस चीज के बारे में पता होना चाहिए? हमें एक तो लाइन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बारे में तभी बात कर पाएंगे हम लोग। हमें पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये पता होना चाहिए, तभी तो डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, फिक्स डिस्टेंस जो है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये लाइन जो मीट करती है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता होगा तो पैरेलल लाइन की जो हमने डेफिनेशन दी थी, जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कभी भी, ऐसी लाइंस। तो जब हमें यही नहीं पता होगा कि इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, तो हम लोग उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, राइट। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। नाउ लुक एट दिस परपेंडिकुलर लाइन। Second thing is perpendicular line. So perpendicular lines we can give the definition, if two lines intersect each other at 90, अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं एंगल 90 डिग्री पे, then that two lines are called as परपेंडिकुलर लाइन, राइट। सपोज एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, एक ये पैन है और एक ये पैन है, दोनों एंगल बनाते हैं 90 डिग्री और दोनों इंटरसेक्ट भी करते हैं। इंटरसेक्ट मतलब इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, तो ऐसी लाइंस होती हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं, if they ask what is the definition of perpendicular line, so if two lines intersect each other at angle 90 degree, then these lines are called perpendicular line। ये क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए हमें इसके लिए? वी रिक्वायर डिफाइन अ लाइन, हमें लाइन के बारे में पता होना चाहिए, एंगल क्या होता है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हम लोग बोल रहे हैं, उसके बारे में पता होना चाहिए बिफोर डिफाइनिंग द परपेंडिकुलर लाइन। सो इफ यू लुक एट दिस लाइंस हियर, सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये येलो लाइन है और ये रेड लाइन है, दोनों एंगल्स कितना बना रही हैं? 90 डिग्री एंगल दे आर फॉर्मिंग बिटवीन ईच अदर, राइट। नाउ द थर्ड वन इज लाइन सेगमेंट। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट इज, लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है, ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। और पॉइंट्स क्या क्या हमें रिक्वायर नॉलेज होनी चाहिए लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए? पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए और लाइन सेगमेंट का हमें पता होना चाहिए, राइट। इफ यू लुक एट दिस एग्जांपल, एक पॉइंट पी है यहाँ पे, एक पॉइंट क्यू है, अगर पॉइंट पी को और पॉइंट क्यू को ज्वाइन करा दें हम, राइट, by a straight line, if we draw a straight line between the 2 points, that is called as line segment, or we can also say that it is a small part of a line, एक लाइन का छोटा सा पार्ट होता है लाइन सेगमेंट, राइट। आई होप दिस डेफिनेशन ऑफ, नाउ यू कैन गिव द डेफिनेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट। नाउ द थर्ड फोर्थ वन इज रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस क्या होती है? what is the radius of the circle? So basically if you look at this circle here, form the circle here, this point is called as center and this is called as surface of the circle। ये सर्कल के सरफेस पे, सर्कल के ऊपर लाई कर रही हैं चीजें, सपोज इट इज ए, राइट। so this is lying on the circle, एक सर्कल के ऊपर। let me draw an another circle।
Okay, look at this another circle here. Look at this another circle. Suppose this is the center of the circle. ये सर्कल का सेंटर है. Let me explain it with this circle. Suppose this is the center and this is on the circle. ये सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है. Any point on the circle. Circle is made up by the infinite points. सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं. तो इस फिक्स्ड पॉइंट से जो सेंटर बोलते हैं जिसको सर्कल का, उसकी जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस टू द पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. तो सर्कल की जो डेफिनेशन हम लोग रेडियस की दे सकते हैं, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड टू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल. एक सर्कल के ऊपर पॉइंट और सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ द सर्कल. राइट. रेडियस ऑफ द सर्कल को डिफाइन करने के लिए किन किन चीजों का हमें पता होना चाहिए? एक पॉइंट के बारे में, और एक सर्कल कैसा होता है ये पता होना चाहिए, और पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज पॉइंट, ये हमें पता होना चाहिए. राइट. आई होप नाउ दिस डेफिनेशन ऑफ द सर्कल इज क्लियर टू यू. नाउ द लास्ट वन इज द लास्ट डेफिनेशन दे आस्क फॉर द स्क्वायर. वी नो व्हाट इज स्क्वायर. स्क्वायर बेसिकली इज अ क्वाड्रिलेटरल होता है. एक क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और जिसके सारे एंगल्स 90 डिग्री के इक्वल होते हैं. तो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल एंगल्स ऑफ सेम मेजर. कितना? 90 डिग्री. स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए क्या क्या हमें पता होना चाहिए? वी मस्ट नो अबाउट क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता होना चाहिए. क्वाड मींस फोर, लेटरल मींस साइड. अ फिगर व्हिच इज हैविंग फोर साइड इज कॉल्ड एज क्वाड्रिलेटरल. साइड के बारे में पता होना चाहिए, एंगल के बारे में हमें पता होना चाहिए. To we must know about these things to define the word square. So this is the figure square and these all angles are equal to 90 degree. And suppose if this side is 5 centimeter, so then all the sides must be equal to 5 centimeter. Then that figure is called as square. Right. Now let's move to the next question. Look at this question number 3. क्वेश्चन 3 देखिए. Maya, am I audible to you? Maya Kasana. Yes, sir. Okay, Maya, could you please read this question written on the screen? Consider two postulates given below. Give any two distinct points A and B. There exists a third point C, which is in between A and B. There exist at least 3 points that are not on the same line. Do these postulates contain any undefined term? Are these postulates Consistent. consistent? Do they follow Euclid's postulate? यूक्लिड बोल सकते हैं. यूक्लिड पोस्टुलेट्स. Euclid postulates. Explain. ओके. सो इसमें दो चीजें हमें यहाँ पे दी हैं इन्होंने. Okay, so in this question, the two things are given to us. One thing they explain that two postulates given any two distinct points. अगर कोई दो distinct point है, there exists a third point C which is in between A and B. Suppose there is a line and there are two distinct points. Suppose एक point A है, एक point B है, तो इसके बीच में, इनके बीच में एक distinct point C भी exist कर सकता है बिटवीन ए एंड बी. सो ये पहली उन्होंने फर्स्ट उसमें बताई चीजें. सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या बताया? देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नोट ऑन द सेम लाइन. देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नोट ऑन द सेम लाइन. कम से कम 3 पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं जो सेम लाइन के ऊपर लाई नहीं करेंगे. राइट. डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? Yes, these postulates contain various undefined terms. तो जो इसने जो पूछा है यहाँ पे हमसे, तो पहले इसका आंसर दे देते हैं. तो फर्स्ट आंसर है यहाँ पे. इफ यू राइट द फर्स्ट आंसर, देयर आर वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स.
तो क्या क्या होंगी वो वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स अगर आप देखेंगे उनको पढ़ के? इन गिवन पोस्टुलेट्स। सेकंड उन्होंने पूछा, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? तो इसको हम लोग लिखेंगे द गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट तो हैं, यस। गिवन पोस्टुलेट्स आर consistent. Why they are consistent? Because they refer to different situation. ये एक डिफरेंट सिचुएशन को रेफर कर रहे हैं। फिर उसने पूछा है, डू दे फॉलो इक्विलेट पोस्टुलेट्स? सो इक्विलेट के पोस्टुलेट्स को फॉलो कर रहे हैं क्या? दिस पोस्टुलेट्स डू नॉट फॉलो, इक्विलेट पोस्टुलेट्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। These postulates do not follow from equivalent postulates. ओके, दे फॉलो, तो फिर फॉलो क्या कर रहे हैं? दे फॉलो एक्सियोम। एक्सियोम को फॉलो कर रहे हैं। दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियोम्स। दे फॉलो फ्रॉम द एक्सियोम्स। तो एक एक्सियोम्स हमें गिवन था, गिवन टू लाइन्स, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, given two distinct points, there is a unique line. एक यूनिक लाइन होती है, there is a unique line that passes through them. So now let me tell these things again. The first question they asked, do these postulates contain any undefined terms? Yes, there are various undefined terms are there in the given postulates. Various undefined terms are there. If you look at these points, point is the word used here. At 3 points on the same line is used. So various undefined terms are there. We can say that various undefined terms are there, right? The second question they asked that, तो यहाँ पे वेरियस अनडिफाइंड टर्म्स हैं, जो बहुत सारी टर्म्स यूज हुई हैं वो डिफाइन नहीं है, जैसे कि लाइन, पॉइंट एंड एक्सेट्रा। इफ यू लुक एट दिस, सेकंड उन्होंने पूछा, आर दिस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? यस, ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट हैं। गिवन पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट। क्यों कंसिस्टेंट है? बिकॉज दिस रेफर दिस postulates, the given postulates are they refer the different situations. ये different situations रेफर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? That's why that postulates are consistent. तीसरी चीज उन्होंने पूछी, do they follow from equivalent postulates? क्या equivalent postulate को फॉलो करते हैं? नहीं, equivalent postulates को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये equivalent axiom को फॉलो कर रहे हैं, एक axiom को फॉलो कर रहे हैं। एंड व्हाट इज दैट axiom? वो axiom क्या था? given two distinct points, there is a unique line that passes through them. दो अलग अलग पॉइंटों से केवल एक ही लाइन, यूनिक लाइन पास कर सकती है। दिस एक्सियोम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो इस एक्सियोम्स को ये रेफर कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 4. लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4 हियर. Just a sec.
Yes, sir. Devansh, okay. Devansh, could you please read this question written on the screen? Okay, sir. If a point C lies between two and E, but that AC equal to BC, then that AC equal 1/2 AB and by drawing the figure. Okay. If you look at this question here, in this question number 4, if a point C between 2 point A and B, so let me draw a line. So suppose this is a line and this point is A and this point is B. And there is another point C is lying in between this. Suppose it is C here, right? And it is given in the question that such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half of AB, explain by drawing the figure. Now let me explain this question. What is given in the question is AC equal to BC, and what we need to prove here in this question is to prove, हमें प्रूव करना है AC is equal to half of AB. AC AB के half है, right? So if AC is given equal to BC, so let me prove करता हूं इसका. Okay, if AC is equal to BC given in the question, so we have एक हमने एक axiom पढ़ा था. If equal is added to equal, then whole are equal. अगर मैं यहां पे AC में on this side AC में अगर मैं यहां पे BC ऐड कर दूं दोनों तरफ, सॉरी, on adding AC on both the sides, AC on this side and AC on this side, right? I hope this thing is clear to you. AC, I am adding AC, I am adding equal. If equal added to equal, then whole are equal, right? So that axiom we have discussed. So मैंने AC दोनों तरफ ऐड कर दिया है, right? अब आप देखिए AC प्लस AC, एक AC और एक AC और अगर हो जाए तो कितने AC हो जाएंगे? 2 AC. ठीक है. एंड इफ यू लुक एट दिस BC प्लस AC कैन बी रिटन एज BC, ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक, और ये वाली डिस्टेंस AC को ऐड करेंगे तो क्या डिस्टेंस मिलेगी? कंप्लीट डिस्टेंस AB हमें ऑब्टेंड हो जाएगी, A से B, दिस डिस्टेंस. सो इट कैन बी रिटन एज BC प्लस AC कैन बी रिटन एज AB. ये हमने कैसे लिखा, ये वाला कैसे आया? अब आप देखो ये जो लाइन AC है और BC है, दे कोइंसाइड ऑन लाइन AB. एक लाइन AC और लाइन AC इतने पे और लाइन BC इस पे कोइंसाइड कर रही हैं. तो if the things coincide on each other, then that things are equal. ये एक्सियोम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया है. Now shift this 2 on this side, then it can be written as half of AB. So hence proved. So this thing we need to prove. So हमने एक्सियोम्स यूज किए और यहाँ पे ये प्रूव कर दिया है, right? I hope this question is clear to you all. And this is explained by drawing the figure. This is the figure for that. Now look at this question number 5. In question 4, point C is called midpoint of the line segment AB. अगर point C को midpoint बोले हम लोग, question 4 था हमारा. Let me draw a figure again. Suppose this is A and this is B, and this point C is called midpoint. It is given in the question. अगर point C midpoint है, right? So in the question 4, the same procedure. Prove that every line segment has only one and one midpoint. हर एक लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, ये हमें इसमें प्रूव करके दिखाना है, राइट? So let us prove it by suppose let there are two midpoints. हम लोग लेट कर लेते हैं कि दो मिड पॉइंट है, हमें प्रूव करना है एक ही मिड पॉइंट होता है, लेकिन हम लोग अभी लेट कर लेते हैं. चलो हमने मान लिया कि दो मिड पॉइंट हो सकते हैं, लेट करके देखते हैं. लेट C एंड D, सपोज एक पॉइंट D भी है, सपोज दैट पॉइंट D इज हियर, राइट? सपोज C एंड D आर द मिड पॉइंट्स. इस लाइन के दो मिड पॉइंट है C और D, ठीक है? C और D दो मिड पॉइंट मैंने मान लिए, राइट? आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे, अगर C और D दो मिड पॉइंट हैं,
एंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन में गिवन है C इज द मिड पॉइंट। हमने एक D को भी एक मिड पॉइंट मान लिया। अगर ये मिड पॉइंट होगा C तो AC किसके इक्वल होगा? BC के इक्वल होगा। AC इक्वल टू BC। इस क्वेश्चन में लुक एट द क्वेश्चन, मैंने लेट कर लिया है C एंड D आर द मिड पॉइंट्स। इसके दो मिड पॉइंट मैंने मान लिया, एक C भी मिड पॉइंट है और D भी मिड पॉइंट है, राइट। अब देखते हैं कंडीशन, इफ C इज द मिड पॉइंट, if C is the midpoint, अगर C midpoint है, in that case if C is the midpoint, अगर C midpoint होगा so what will happen? अगर C midpoint होगा तो AC जो है, AC डिस्टेंस A से C की डिस्टेंस और B से C की डिस्टेंस इक्वल होगी, राइट, क्योंकि मिड पॉइंट है तो A से C की डिस्टेंस और B से C की डिस्टेंस इक्वल होगी, राइट। अब मैं यहाँ पे AC लिखा हुआ है, अब मैं इसमें एक्सियोम यूज कर रहा हूं, इक्वल आर एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। अगर मैं यहाँ पे AC ऐड कर दूं इसमें, इफ आई ऐड AC, मैंने AC ऐड किया, ठीक है, इस साइड भी मैंने AC ऐड किया, इक्वल थिंग एडेड टू इक्वल देन होल आर इक्वल। अब देखिए AC प्लस AC कितना हो जाएगा? 2AC। अभी पीछे वाले क्वेश्चन में भी हमने ऐसे किया था। और देखिए BC प्लस AC कितना हो जाएगा? BC प्लस AC इज इक्वल टू AB के इक्वल हो जाएगा, राइट। सपोज दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट। अब अगर मैं कंसिडर करूं D इज द मिड पॉइंट, नाउ इफ D इज द मिड पॉइंट, अगर D मिड पॉइंट है, सो व्हाट विल हैपन? तो देखिए A से D की डिस्टेंस और B से D की डिस्टेंस सेम होगी, क्योंकि मिड पॉइंट हमने एज्यूम किया उसको। AD, अब इसमें एग्जियोम यूज करता हूं, इक्वल, इफ इक्वल इज एडेड टू इक्वल्स देन होल आर इक्वल। AD में अगर मैं यहां से AD प्लस AD इधर ऐड कर देता हूं, AD इधर ऐड कर देता हूं, ठीक है, राइट। अब नाउ लुक एट दिस, AD प्लस AD कैन बी रिटन एज 2AD एंड BD और AD को अगर आप देखेंगे, इफ यू लुक एट द फिगर, BD एंड AD, सो BD कितना है? BD यहां से यहां तक BD है और यहां से यहां तक AD है, तो इनको दोनों को जब ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? कंप्लीट AB के इक्वल आएगा, कोइंसाइड्स कर रहे हैं, राइट। इट्स इक्वल टू AB। लुक एट, सपोज दिस इज इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 को अगर आप देखेंगे और 2 को देखेंगे तो इसकी लेफ्ट साइड आपको इक्वल दिखाई देंगी, AB और AB। तो अगर राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी, सो 2AC मस्ट बी इक्वल टू 2AD। 2AC 2AD के इक्वल, 2 से 2 कट गया, AC कितना आ गया? AC आ गया हमारा AD के इक्वल। अगर C और D दो मिड पॉइंट हैं तो AC को किसके इक्वल होना चाहिए? AD के इक्वल। इसको एक फिगर से देख लेते हैं। अब हमने जो फिगर बनाई थी उसको मैं यहाँ पे बना देता हूं। सपोज ये लाइन थी एंड अब इस पे पॉइंट मार्क कर दिए थे मैंने, यहाँ पे A था, यहाँ पे C था, यहाँ पे D था और यहाँ पे B। अब आप देखो जो कंडीशन हमारी आई है, अगर C और D मिड पॉइंट है तो क्या होना चाहिए? AC को किसके इक्वल होना चाहिए? AD के। तो AC AD के इक्वल कब होगा? AC डिस्टेंस को यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूं आपको, दिस इज द डिस्टेंस AC एंड दिस इज द डिस्टेंस AD। ये दोनों इक्वल हैं? इक्वल अभी नहीं है। कब होंगे इक्वल? अगर ये जो D पॉइंट है इधर शिफ्ट होते होते C के ऊपर ही लाई कर जाए। अगर D और C दोनों कोइंसाइड कर जाएं, इफ दीज पॉइंट्स कोइंसाइड, एक दूसरे के ऊपर फॉल करें, तो जो डिस्टेंस होगी A से D की, ये A से D की डिस्टेंस भी इक्वल आ जाएगी। और ये दोनों पॉइंट्स, ये AD है, ये AD है, AD को मैंने छोटा किया तो तब ये जाके AC के इक्वल हो सकता है। सो दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन AC इसके इक्वल कब आएगा? AD के। इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन C and D coincides on each other। जब C और D एक दूसरे के ऊपर फॉल करेंगे तब ये कंडीशन पॉसिबल है। हेंस देयरफॉर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि C और D अगर एक ही पॉइंट है तो देयरफॉर देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट, केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।
हाउ वी प्रूव, पहले मैंने 2 पॉइंट ले लिए, कंडीशन बनाई, तो और ये कंडीशन जब हमारे पास आई तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है तब वो दोनों पॉइंट सेम कोइंसाइड कर रहे हो, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Look at this question number 6 here. In figure 5.10, if AC equal to BD, then prove that AB equal to CD. अब आप देखिए गिवन कंडीशन क्या है, AC इक्वल टू BD के इक्वल गिवन है, AC इक्वल टू BD के इक्वल गिवन है, तो हमने वो पढ़ा था कि इक्वल ऐड कर सकते हैं इक्वल्स में तो होल इक्वल आता है। अगर मैं यहाँ पे BC ऐड कर दूं इसमें AC में, ओके ऐड वाली नहीं, एक थ्योरम हमने सब्ट्रैक्ट वाली भी पढ़ी थी, इफ इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर इज इक्वल, एक्सियोम हम लोगों ने देखा था। अगर मैं यहां से BC सब्ट्रैक्ट कर दूं ऑन बोथ द साइड्स, इक्वल में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर दिया है BC, सो व्हाट विल हैपन, लुक एट दिस, अगर मैं AC में से, AC ये कंप्लीट लेंथ थी, इसमें से BC को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, रिमेनिंग बचेगा दिस लेंथ AB, ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज AB, और BD में से BC को माइनस कर दें, व्हाट इज BD, BD है हमारे पास ये, BC है हमारे पास ये, इसको अगर इसमें से माइनस कर दें तो क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा CD, राइट, इट कैन बी रिटन एज CD, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, ये हमारे पास बचेगा CD, ये हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये गिवन डाटा मैंने लिया, इसको यूज करके इक्वल सब्ट्रैक्ट किया, इक्वल्स में से रिमाइंडर इक्वल होता है, दैट्स लाइक दिस वी कैन प्रूव इट। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 7. व्हाई इज एक्सियोम 5 इन द लिस्ट ऑफ इक्विलिड एक्सियोम कंसिडर अ यूनिवर्सल ट्रूथ? एक्सियोम 5 को यूनिवर्सल ट्रूथ इक्विलिड एक्सियोम्स में क्यों बोलते हैं? नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट, फिफ्थ पोस्टुलेट्स के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, फिफ्थ एक्सियोम्स के बारे में पूछ रहे हैं। सो नाउ लेट मी राइट द व्हाट इज द फिफ्थ एक्सियोम्स। फिफ्थ एक्सियोम्स क्या था हमारे पास, एंड व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों बोलते हैं? Okay, so before that, what is axiom 5? What is axiom 5? So axiom 5 says that whole okay, let me tell you why it is called as universal truth. So what is axiom 5? Before that, let us remember axiom 5. So axiom 5 says that whole is always greater than part. Whole is greater than part, right? So this axiom is known as universal truth because it holds true in any field. ये किसी भी field में आप देखोगे whole is always greater than part, right, in any field, and not just in the field of mathematics, not in the just field of mathematics, in any field this is true, the whole is always greater than part, right? So let me explain this thing with the help of the example. Why it is the reason is why it is called consider as universal truth, because it is true in every field, कोई भी field हो, कोई भी condition हो, it is always true. Let us take case 1. Maths में बताता हूँ. Suppose in maths, if you look at this a line, if there is a line and this line is of 5 centimeter, एक line है मेरे पास और ये line है 5 centimeter AB, right? और अगर मैं एक छोटी लाइन लूं, इस लाइन से इसका एक पार्ट लूं, if I take a small part of this line, suppose this part, right? So if I take this part of this line, this one, right? So this part, if I measure the length of this part, इस पार्ट की लेंथ मेजर करूंगा मैं, so it is always smaller. ये मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है, so that is always smaller than. So जो पार्ट होता है, ये इस पैन को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इस पैन की जो लेंथ है उससे हमेशा छोटी ही लेंथ आएगी पैन की. So this is the case in maths. Let's look at the second case. एक केस 2 लेते हैं.
केस 2, सपोज आप देखिए एक इंडिया, इंडिया इज द कंट्री और ये किस कॉन्टिनेंट में आती है, एशिया के अंदर आती है। तो इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आती है। सपोज एक रफली सपोज यहाँ पे एशिया कॉन्टिनेंट है, इंडिया इसके अंदर आती है, इंडिया कंट्री इसके अंदर आती है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज इंडिया। सपोज दिस इज इंडिया and this is Asia. So which is this? So basically we can say that India is a part of Asia. Asia का ही एक छोटा सा part है India. Yes, we can say that. That is the axiom. That is axiom 5. So if India is a part of Asia, तो Asia is whole. Asia क्या हो गई? Whole हो गई. Complete Asia हो गया और इंडिया क्या हो गया? एक पार्ट हो गया। तो आप देखेंगे इंडिया का जो रीजन है वो एशिया के रीजन से छोटा ही है। यस, तो वही तो बताना चाह रहे हैं, जो एशिया का रीजन है वो इंडिया के रीजन से बड़ा है, वही तो बताना चाह रहे हैं। द ग्रेटर region is of Asia and smaller region is of India. So whole is always greater than part. Like this we can understand it with, and it can apply this axiom 5 apply in any field, it can apply in each and every field. That's why it is called as universal truth. So this is all about this exercise. So I hope you understood the questions which we have discussed during this exercise. In the next class we will discuss a new concept and the second exercise of this chapter. So that's all for today.